आप सभी का प्रोग्रामिंग इन सी के लेक्चर 2 एल्गोरिदम के पार्ट सेकंड में स्वागत है। इसके प्रीवियस लेक्चर में हमने एल्गोरिदम की डिफिनीशन देखा था, एल्गोरिदम की प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस किया था। इसके बाद हमने एल्गोरिदम को लिखने के लिए क्या रूल्स होते हैं उसको देखा था, और अंत में हमने एल्गोरिदम के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को डिस्कस किया था। आज हम एल्गोरिदम के ऊपर कुछ एग्जाम्पल करेंगे। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर 1, राइट एन एल्गोरिदम फॉर मेकिंग ए कप ऑफ टी। हमने यहाँ पे चाय बनाने की एल्गोरिदम लिखनी है। अगर हमें चाय बनाना है तो उसके लिए क्या स्टेप्स होने चाहिए, उसके लिए क्या मेथड होने चाहिए, उसकी क्या एल्गोरिदम होने चाहिए, तो वो स्टेप्स ही कहलाएगा एल्गोरिदम। कोई भी रेसिपी बनानी हो तो उस रेसिपी को बनाने के लिए हमें उसकी विधि लिखनी पड़ती है, उसके मेथड लिखने पड़ते हैं। तो जो भी हम स्टेप्स लिखेंगे वो स्टेप्स कहलाएंगे एल्गोरिदम। तो यहाँ पे हमने एक एग्जांपल लिया है चाय बनाने का, कैसे हम चाय बनाते हैं, उसके लिए क्या स्टेप्स को हमें फॉलो करना पड़ता है, वो सभी स्टेप्स मिलकर एल्गोरिदम कहलाएंगे। तो सबसे पहले हम एल्गोरिदम को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो स्टेप नंबर 1 होगा वो होगा स्टार्ट। कोई भी एल्गोरिदम का एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है और उसका एक एंडिंग पॉइंट होता है। तो सबसे पहला स्टेप होगा हमारा स्टार्ट। नेक्स्ट स्टेप 2, फिल द केटल विथ वाटर। सबसे पहले हम केटल में वाटर भरेंगे। देन स्टेप 3, बॉयल द वाटर इन द केटल। जो भी वाटर केटल में रखा गया है उसको हम बॉयल करेंगे। देन स्टेप 4, पुट द टी बैग इन ए कप। एक कप में हम टी बैग को लेंगे। देन स्टेप 5, पोर सम ऑफ द बॉयल्ड वाटर इनटू द कप। उस कप के अंदर हम जो भी पानी को बॉयल किए हैं उसको डालेंगे। देन स्टेप 6, ऐड मिल्क टू द कप। कप में हम थोड़ा दूध मिलाएंगे। देन स्टेप 7, ऐड शुगर टू द कप। कप में हम थोड़ी शुगर मिलाएंगे। देन स्टेप 8, स्टीर द टी। अब हम उस चाय को थोड़ा स्टीर करेंगे, तो स्पून से उसको हम मिलाएंगे जिससे कि दूध, मिल्क और जो टी बैग है वो आपस में सब मिल जाए। और देन स्टेप 9, टी इज़ रेडी टू ड्रिंक। अब हमारी जो चाय है वो पीने के लिए तैयार है। और अंत में हम इसको एंड कर देंगे। स्टेप 10 हमारा स्टॉप या एंड होगा। तो इस प्रकार से हमारी चाय बनकर तैयार हो गई। तो यह थी हमारी चाय बनाने की एल्गोरिदम। तो हमारा एक सिंपल सा एग्जांपल था। जैसा कि हमने बताया था कि एल्गोरिदम क्या होती है, किसी भी प्रॉब्लम को क्रमबद्ध तरीके से सॉल्व करना, वह क्रमबद्ध तरीका एल्गोरिदम कहलाता है। हमने यहाँ पे चाय बनाने को स्टेप्स को दिखाया। कुल यहाँ पे 10 स्टेप्स हैं। आफ्टर 10 स्टेप्स हमारी चाय बनकर रेडी हो जाएगी। यह थी इसकी चाय बनाने की एल्गोरिदम। आगे हम चलते हैं एग्जांपल नंबर 2, राइट एन एल्गोरिदम टू प्रिंट हेलो वर्ल्ड। हमने एक हेलो वर्ड प्रिंट कराने के लिए उसके लिए क्या एल्गोरिदम होती है उसको मैंने बताया है। यहाँ पे हमने 2 तरीके बताए हैं एल्गोरिदम लिखने के। स्टेप फर्स्ट तरीका ये है आपका, और दूसरा तरीका इस तरीके से है। हम दोनों तरीके से एल्गोरिदम लिख सकते हैं, चाहे हम फर्स्ट तरीके से लिखें चाहे हम सेकंड तरीके से लिखें। तो जो फर्स्ट तरीका है इसके अंदर स्टेप 1
सबसे पहले हम एल्गोरिदम को स्टार्ट करेंगे, देन स्टेप 2 हेलो वर्ल्ड को प्रिंट करा देंगे, और देन स्टेप 3 एल्गोरिदम को इंड या स्टॉप कर देंगे। तो इस केस में हमने स्टेप्स वर्ड यूज़ किया है, स्टेप्स, इसको केवल हमने एक बार यूज़ किया है। उसके बाद हमने हर लाइन को नंबरिंग कर दी है 1 2 देन 3। जो दूसरा तरीका है, इसमें हमने हर लाइन के आगे लिखा हुआ स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3, और सारा प्रोसेस सेम है, बस केवल स्टेप लिखने का तरीका थोड़ा यहाँ पे डिफरेंट है। यहाँ हम हर लाइन के आगे स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 लिख रहे हैं, इसमें केवल हम एक बार स्टेप्स लिख रहे हैं और केवल नंबरिंग कर दे रहे हैं। तो हम किसी भी तरीके से एल्गोरिदम को लिख सकते हैं, चाहे फर्स्ट तरीका यूज़ करें चाहे हम सेकंड तरीका यूज़ करें, दोनों ही सही है। तो इस तरीके से हमने हेलो वर्ल्ड को प्रिंट कराने की एल्गोरिदम लिखी है। देन एग्जांपल 3, राइट एन एल्गोरिदम टू ऐड 2 नंबर्स। यदि हमें 2 नंबर ऐड करना है तो उसके लिए क्या एल्गोरिदम होनी चाहिए, उसका क्या सलूशन होना चाहिए, वो हम यहाँ पे एल्गोरिदम के माध्यम से समझेंगे। जैसा कि हम जानते हैं, 2 नंबर्स को स्टोर करने के लिए हमें 2 वेरिएबल्स की ज़रूरत पड़ेगी। दो नंबर्स को स्टोर करने के लिए हमें 2 वेरिएबल की ज़रूरत पड़ेगी, एक वेरिएबल नंबर 1 के लिए और दूसरा वेरिएबल नंबर 2 के लिए। जैसे n1 इक्वल टू 10 देन n2 इक्वल टू 5। तो हमने 2 वेरिएबल यहाँ पे लिए हैं, और तीसरा एक हमें और वेरिएबल लेना पड़ेगा जिसमें इन दोनों वेरिएबल का एडिशन स्टोर होगा। तो हमने यहाँ पे एक तीसरा वेरिएबल लिया है सम, जिसके अंदर इन दोनों वेरिएबल का सम स्टोर होगा, n1 प्लस n2। तो ये देखते हैं, सबसे पहले स्टेप 1 एल्गोरिदम को हम स्टार्ट करेंगे। फिर नंबर 2 स्टेप नंबर 2 है हमारा डिक्लेयर वेरिएबल्स n1 कामा n2 एंड सम। तो जब भी हम कोई भी एल्गो लिखेंगे या कोई भी प्रोग्राम लिखेंगे तो सबसे पहला हमारा काम होता है वेरिएबल को डिक्लेयर करना, कि हम कौन कौन से वेरिएबल्स अपने एल्गो में या अपने प्रोग्राम में यूज़ करने जा रहे हैं। तो हमें पहले डिसाइड करना पड़ेगा कि हम कितने वेरिएबल्स यूज़ करेंगे। जैसे इस एल्गोरिदम में हमें कुल 3 वेरिएबल्स की ज़रूरत पड़ेगी। एक वेरिएबल हमारा होगा n1, दूसरा होगा n2। n1 और n2 में n1 में पहला नंबर स्टोर होगा और n2 में दूसरा नंबर स्टोर होगा, और इन दोनों का जो सम होगा वो सम नामक वेरिएबल में स्टोर किया जाएगा। ठीक, फिर हम आगे चलते हैं स्टेप नंबर 3, रीड n1 एंड n2। हमने n1 और n2 में 2 वैल्यू यूजर से इनपुट कराया। यूजर मीन्स कीबोर्ड से हमने इनपुट कराया। पहले हमने n1 में इंटर कराया 5, देन n2 में इंटर कराया हमने 10। इस प्रकार 5 जो है n1 में स्टोर हो जाएगा और 10 जो है n2 के अंदर स्टोर हो जाएगा। अब n1 और n2 में वैल्यू आ चुकी हैं। देन हमारा नेक्स्ट जो स्टेप होगा स्टेप 4, ऐड n1 एंड n2 एंड असाइन द रिजल्ट टू सम। n1 और n2 को हम ऐड करेंगे और उनके रिजल्ट को हम सम नामक वेरिएबल में स्टोर कर देंगे। इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे सम इक्वल टू n1 प्लस n2। तो हमने यहाँ पे लिखा है सम इक्वल टू n1 प्लस n2।
इन दोनों का जो सम होगा वो किस में स्टोर हो जाएगा, सम के अंदर, सम नामक वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। उसके बाद हमारा स्टेप नंबर 5 होगा प्रिंट सम। हम सम को प्रिंट करा देंगे। यहाँ पे हम प्रिंट सम भी लिख सकते हैं या राइट सम भी लिख सकते हैं या डिस्प्ले सम भी हम लिख सकते हैं, डिस्प्ले सम। तो आप कुछ भी यहाँ लिख सकते हैं, चाहे प्रिंट सम, चाहे डिस्प्ले सम या राइट सम। तो हमारा जो भी सम में वैल्यू स्टोर होगी वो हमारे यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी। इस एग्जांपल में अगर हमने n1 को 5 लिया है और n2 को 10 लिया है तो सम प्रिंट कर देगा 5 + 10 15। तो स्टेप नंबर 5 से 15 प्रिंट हो जाएगा और यही हमारे एल्गोरिथम का आउटपुट होगा। और जो लास्ट स्टेप होगा हमारा स्टेप 6 स्टॉप या एंड, हमारी एल्गोरिथम समाप्त हो जाएगी और हमारी एल्गो का आउटपुट आ चुका है। तो ये हो गई दो नंबर्स को जोड़ने की एल्गोरिथम। कैसे हम दो नंबर को जोड़ते हैं, आइए हम फिर अब आगे चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4, राइट एन एल्गोरिथम टू फाइंड पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ स्क्वायर। हमें स्क्वायर का पेरीमीटर और एरिया कैलकुलेट करने के लिए एल्गोरिथम लिखनी है। इसके लिए सलूशन लिखना है हमें, कैसे हम पेरीमीटर और एरिया को कैलकुलेट करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं स्क्वायर का जो एरिया होता है, एरिया इक्वल टू लेंथ स्क्वायर या साइड्स स्क्वायर या लेंथ इंटू लेंथ, लेंथ इंटू लेंथ। और जो पेरीमीटर होता है स्क्वायर का, पेरीमीटर इक्वल टू 4 इंटू लेंथ। तो इस एल्गोरिथम को अगर हम, इस प्रॉब्लम को अगर हमें सॉल्व करना है तो हमें स्क्वायर का एरिया और पेरीमीटर पता होना चाहिए, तभी हम इसकी एल्गो लिख पाएंगे। तो एरिया कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, लेंथ। पेरीमीटर पता करने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, लेंथ। अगर आपको पेरीमीटर कैलकुलेट करना है या एरिया कैलकुलेट करना है तो आपको स्क्वायर की लेंथ या साइड पता होना चाहिए, तभी इसको हम कैलकुलेट कर पाएंगे। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले स्टेप्स 1 स्टार्ट। हमारी जो एल्गो है स्टार्ट से स्टार्ट होगी। देन स्टेप 2, अब हमें यहाँ पे सोचना पड़ेगा कि हम कुल कितने नंबर ऑफ वेरिएबल्स डिक्लेयर करेंगे। तो सबसे पहला जो वेरिएबल होगा यहाँ पे पेरीमीटर होगा, जिसके अंदर हम पेरीमीटर कैलकुलेट करके स्टोर करेंगे। जो भी पेरीमीटर हमारा आएगा वो हम पेरीमीटर के अंदर स्टोर करेंगे। दूसरा वेरिएबल हमारा एरिया होगा, जिसके अंदर हमारा जो भी एरिया कैलकुलेट होगा उसको स्टोर किया जाएगा। और जो थर्ड वेरिएबल होगा वो लेंथ, जो कि स्क्वायर की जो भी लेंथ होगी उसको स्टोर किया जाएगा। तो अगर हमें लेंथ पता होगा तभी हम पेरीमीटर और एरिया को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या कीबोर्ड से इनपुट करना होगा, लेंथ। यूजर क्या इनपुट कराएगा, लेंथ। देन स्टेप नंबर 3 रीड लेंथ। हमने लेंथ को इंटर कराया, लेंथ को हमने इंटर कराया। फॉर एग्जाम्पल हमने लेंथ इक्वल टू 4, हमने लेंथ में 4 स्टोर किया, या कीबोर्ड से हमने लेंथ के अंदर 4 स्टोर किया। इसको स्टोर करने के बाद देन स्टेप नंबर 4 पेरीमीटर इक्वल टू 4 इंटू लेंथ। हमने पेरीमीटर कैलकुलेट किया। देन पेरी इक्वल टू 4 इंटू लेंथ।
देन 4 इंटू 4 16 इसमें स्टोर हो जाएगा पेरीमीटर के अंदर। इस प्रकार से मेरा पेरीमीटर कैलकुलेट हो जाएगा। इसके बाद देन स्टेप नंबर 5, एरिया इक्वल टू लेंथ इंटू लेंथ। एरिया इक्वल टू लेंथ इंटू लेंथ। लेंथ कितना है 4 इंटू 4, ये कितना हो जाएगा 4 4 जा 16। ये स्टोर हो जाएगा हमारा एरिया के अंदर, एरिया नामक वेरिएबल के अंदर ये स्टोर हो जाएगा। अब स्टेप नंबर 5 तक हमारे पास पेरीमीटर और एरिया कैलकुलेट हो चुका है। हमारा जो नेक्स्ट काम होगा स्टेप नंबर 6, अब दोनों को डिस्प्ले कराना, दोनों को प्रिंट कराना। तो हमने लिखा यहाँ पे डिस्प्ले पेरी कामा एरिया। जो भी पेरीमीटर कैलकुलेट हुआ है या जो भी एरिया कैलकुलेट हुआ है वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। यही हमारे एल्गोरिथम या प्रोग्राम का आउटपुट होगा। अगर हम प्रोग्राम लिखते हैं तो हमारे स्क्रीन पे दिखाई देगा पेरीमीटर इक्वल टू 16 एंड एरिया इक्वल टू 16। देन स्टेप 7 स्टॉप। हमारी एल्गोरिथम यहाँ पे समाप्त हो जाएगी। इस प्रकार से यह एरिया स्क्वायर का एरिया और पेरीमीटर कैलकुलेट करने की एल्गोरिथम हम लिखते हैं। आइए अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 5। राइट एन एल्गोरिथम टू फाइंड ग्रेटेस्ट ऑफ टू नंबर्स। दो संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या पता करने की हमें एल्गोरिथम लिखनी है। अगर दो संख्याएं दी गई हैं तो कैसे हम दो संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या पता करेंगे, उसका क्या सलूशन होगा, उसका क्या एल्गोरिथम होनी चाहिए, वो यहाँ पे हम देखेंगे। तो हमें पता होना चाहिए कि इसके लिए हमें कुल दो वेरिएबल होने चाहिए, वेरिएबल num1 और वेरिएबल num2। दोनों को हम कंपेयर करेंगे। कंपेयर करने के बाद जो भी बड़ा होगा उसको हम प्रिंट करा देंगे। तो आइए हम इसको समझते हैं एल्गोरिथम के माध्यम से। देन स्टेप 1 स्टार्ट, देन डिक्लेयर वेरिएबल num1 एंड num2। हम दो वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, num1 और num2, क्योंकि हमें दो नंबर्स में से सबसे बड़ी संख्या पता करनी है। तो पहला नंबर हम num1 के अंदर स्टोर करेंगे, num1 इक्वल टू 5। देन दूसरा वेरिएबल लेंगे num2, इसके अंदर हमने स्टोर किया 10। सबसे पहला हमारा काम होगा स्टेप नंबर 2 में वेरिएबल को डिक्लेयर करना। सबसे पहले हमें वेरिएबल ही डिक्लेयर करने होते हैं, कौन से वेरिएबल हम प्रोग्राम के अंदर या एल्गोरिथम के अंदर यूज़ करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे हम कुल दो वेरिएबल यूज़ करेंगे अपने एल्गो के अंदर, num1 और num2। देन हम स्टेप 3 पे जाएंगे, रीड num1 एंड num2। हम num1 में और num2 में दोनों वेरिएबल में वैल्यू रीड करेंगे कीबोर्ड से। num1 में जैसे फॉर एग्जांपल हमने num1 में स्टोर किया 5 और num2 में रीड किया हमने 10। num2 में रीड किया 10 और num1 में रीड किया हमने 5। दो वैल्यू हमने रीड कर लिया। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा स्टेप होगा उसके वहाँ पे हम कंपैरिजन करेंगे, दोनों नंबर्स के बीच में तुलना करेंगे कौन सा नंबर बड़ा है। तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे यहाँ पे इफ़ एंड एल्स कंडीशनल स्टेटमेंट। जैसा कि हम जानते हैं कि इफ़ एल्स क्या है, सब कंडीशनल स्टेटमेंट्स होते हैं। अगर कहीं पे कंडीशनल स्टेटमेंट आ रहा है तो वहाँ पे हम इफ़ एल्स का यूज करते हैं। तो स्टेप नंबर 4, इफ़ num1 ग्रेटर देन num2। num1 कितना है 5 ग्रेटर देन 10, num2 कितना है 10। क्या 5 10 से बड़ा है? कंडीशन हो जाएगी फॉल्स। कंडीशन यहाँ पे हो जाएगी फॉल्स। फॉल्स के केस में इफ ब्लॉक के अंदर इंटर
नहीं करेगा। ये जाएगा हमारा नेक्स्ट एल्स पार्ट पे, इस ब्लॉक पे, और यहाँ पे प्रिंट कर देगा डिस्प्ले num2 इज ग्रेटर। डिस्प्ले num2 इज ग्रेटर, num2 कितना है 10, ये दिखा देगा 10 इज ग्रेटर। इसी प्रकार यदि हमने num1 के अंदर रीड किया 10 और num2 के अंदर हमने रीड किया 5, अब क्या होगा? अब हमने num1 के अंदर स्टोर कर लिया 10 और num2 के अंदर स्टोर कर लिया 5। देन स्टेप नंबर 4, इफ़ num1 ग्रेटर देन num2, num1 कितना है 10 ग्रेटर देन 5, कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स? कंडीशन ट्रू है, 10 5 से बड़ा होता है, बात सही है, तो मतलब कंडीशन हो जाएगी ट्रू। अगर इफ़ की कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो इफ़ ब्लॉक चलेगा, यहाँ पे हमारा इफ चलेगा डिस्प्ले num1 इज ग्रेटर। कंडीशन ट्रू होने के केस में इस ब्लॉक में नहीं जाएगा, इल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा, केवल इफ ब्लॉक ही एग्जीक्यूट होगा और ये प्रिंट कर देगा num1 इज ग्रेटर मीन्स 10 इज ग्रेटर। और अंत में स्टेप नंबर 5 स्टॉप। तो इस प्रकार से हमारे एल्गोरिथम समाप्त हो जाएगी। तो यह थी दो नंबरों में से सबसे बड़ा नंबर पता करने की एल्गोरिथम। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पे। एग्जांपल नंबर 6, राइट एन एल्गोरिथम टू डिटरमाइन वेदर ए गिवन नंबर इज इवन और ऑड। यदि कोई नंबर दिया गया है तो हमें पता करना है कि वो नंबर इवन है या ऑड। उसको पता करने के लिए हमें एल्गोरिथम लिखनी है, सलूशन लिखना है कि कैसे हम इवन नंबर पता करेंगे। तो इवन नंबर पता करने के लिए जैसा कि हम जानते हैं, यदि किसी नंबर में 2 से डिवाइड करते हैं और यदि रिमाइंडर 0 आता है तो हम कहते हैं कि नंबर इज इवन। अगर डिवाइड करने पे अगर नंबर 0 के अलावा कुछ और आता है तो हम करते हैं नंबर इज ऑड। तो आइए देखते हैं इसकी एल्गोरिथम क्या होगी। सबसे पहले हम इसको स्टार्ट से स्टार्ट करेंगे। देन स्टेप नंबर 2, डिक्लेयर वेरिएबल नम एंड रैम। यहाँ हम 2 वेरिएबल लेंगे, एक नम जिसके अंदर हम नंबर को स्टोर करेंगे, जिसे हमें पता करना है कि वो नंबर इवन है या ऑड, तो उसको हम नम में स्टोर करेंगे। उसको स्टोर करने के लिए हम नम वेरिएबल यहाँ पे हम लेंगे। और नेक्स्ट वेरिएबल हमारा होगा रैम। रैम मीन्स रिमाइंडर। जो भी डिवाइड करने के बाद जो भी रिमाइंडर हमारा आएगा, जो भी शेषफल आएगा, उसको स्टोर करने के लिए हम यूज़ करेंगे रैम वेरिएबल। नेक्स्ट स्टेप नंबर 3, रीड नम। हमने यहाँ पे नंबर को रीड किया है, जिसको हमें पता करना है कि वो नंबर इवन है या ऑड। तो फॉर एग्जांपल हमने नम के अंदर स्टोर कर लिया 4। नम के अंदर क्या स्टोर हो गया 4। देन स्टेप 5, इफ़ रैम इक्वल टू 0। यहाँ पे हमने यूज किया है डबल इक्वल टू। सी प्रोग्रामिंग में डबल का मीन मतलब होता है इक्वलिटी चेक करना। जो भी नंबर इसके लेफ़्ट साइड में होगा और इसके राइट हैंड साइड में होगा, इन दोनों को कंपेयर किया जाता है। यदि दोनों सेम है तो हम कहेंगे नंबर बराबर है, अगर दोनों सेम नहीं है तो हम कहेंगे नंबर बराबर नहीं है। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं इक्वलिटी। और हम कहीं कहीं इक्वल साइन को भी यूज़ करेंगे। इसका मतलब होता है किसी वैल्यू को किसी वेरिएबल में स्टोर करना, किसी वैल्यू को किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर करना।
जैसा हम देख रहे हैं कि num इक्वल टू 4 है, इट मीन्स 4 को हम num के अंदर स्टोर कर रहे हैं। तो हमने लिया है num इक्वल टू 4। देन स्टेप नंबर 4, rem इक्वल टू num mod 2। मॉड मीन्स मॉडलो ऑपरेटर या रिमाइंडर ऑपरेटर इसको हम बोलते हैं। जब भी हम किसी संख्या में जो की संख्या में 2 से डिवाइड करेंगे, सॉरी, हम यहाँ पे num को 2 से डिवाइड कर रहे हैं और num क्या है हमारा 4 है। 4 डिवाइड बाई 2, तो डिवाइड करने पे जो हमारा क्वोशेंट होगा वो 2 होगा। 2 2 जा 4, हमारा रिमाइंडर बचा 0। तो मॉडलो ऑपरेटर rem इक्वल टू num mod 2। इस केस में 4 mod 2, ये क्या हो जाएगा 0। 0 कहाँ शो हो जाएगा रैम के अंदर। तो ये हमारा मॉडलो ऑपरेटर होता है। किसी नंबर में अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो जो भी शेषफल बचता है वो होता है रिमाइंडर ऑपरेटर का रिजल्ट। उसको हम यहाँ पे रैम में स्टोर करेंगे। उसके बाद हम रैम को 0 से कंपेयर करेंगे। यदि हमारा रिमाइंडर 0 है देन इट विल डिस्प्ले इवन नंबर। अगर हमारा रिमाइंडर 0 नहीं है, मतलब कंडीशन अगर फॉल्स होती है, तो यह इस ब्लॉक में जाएगा और डिस्प्ले कर देगा ऑड नंबर। यदि हमने num इक्वल टू 4 लिया है तो रिमाइंडर इक्वल टू 4 mod 2 आ जाएगा 0 और हम के अंदर शो हो जाएगा 0। तो 0 इक्वल टू 0, कंडीशन ट्रू, देन इट विल डिस्प्ले इवन नंबर। और यदि हमने num इक्वल टू लिया है 5, देन rem इक्वल टू 5 मॉडलो 2। 5 मॉडलो 2, जब हम 5 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर क्या होगा 1, तो इसका रिजल्ट आएगा 1। इसको हम रैम में स्टोर कर देंगे। देन इफ़ रैम इक्वल टू 0, अब यहाँ पे रैम क्या है 1। क्या 1 इक्वल टू 0 है? नहीं, 1 0 के बराबर नहीं है, तो यह इस ब्लॉक में नहीं जाएगा, ये जाएगा हमारे इस ब्लॉक में और ये प्रिंट कर देगा डिस्प्ले ऑड नंबर। ऑड नंबर को ये प्रिंट कर देगा। और अंत में स्टेप नंबर 6 स्टॉप, और हमारा प्रोग्राम, हमारी एल्गोरिथम समाप्त हो जाएगी। इस प्रकार से यह इवन नंबर या ऑड नंबर पता करने की ये एल्गोरिथम थी। अब हम आगे चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 7, राइट एन एल्गोरिथम टू फाइंड द ग्रेटेस्ट एमंग 3 डिफरेंट नंबर्स। इसके पहले हमने एग्जाम्पल में देखा था 2 नंबर्स में से सबसे बड़ा नंबर पता करने की एल्गोरिथम। अब हमें अगर 3 नंबर दिया जाएगा तो हम उसमें कैसे पता करेंगे कि कौन सा नंबर सबसे बड़ा है। तो उसका हमें यहाँ पे एल्गोरिथम लिखनी है, उसका हमें सलूशन लिखना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे 3 वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, क्योंकि हमारे पास 3 नंबर्स हैं। तो हम 3 वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, n1 n2 और n3। n1 n2 और n3 3 वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे। देन स्टेप नंबर 3, रीड n1 n2 एंड n3। तीनों वेरिएबल्स के अंदर हम कोई ना कोई वैल्यू स्टोर कराएंगे कीबोर्ड से या यूजर से। जैसे
हमने N1 के अंदर लिया हमने 10, N2 के अंदर हमने स्टोर कराया 7 और N3 के अंदर हमने स्टोर कराया 5। हमने तीनों वेरिएबल्स के अंदर वैल्यू स्टोर करा ली। N1 के अंदर 10, N2 में हमने स्टोर कराया 7, देन N3 में हमने स्टोर कराया 5। देन स्टेप नंबर 4, हम N1 को पहले N2 से कंपेयर करेंगे। कंपेयर करने के बाद जो बड़ा होगा उसको हम N3 से कंपेयर करेंगे और उसमें से जो बड़ा होगा वो सबसे बड़ा कहा जाएगा। इसलिए हम पहले N1 को N2 से कंपेयर करेंगे। N1 कितना है यहाँ पे 10 बड़ा है 7 से, कंडीशन ट्रू है फॉल्स, कंडीशन ट्रू है तो यहाँ पे आपकी कंडीशन हो जाएगी ट्रू। देन इफ़ अगर कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो हमारा इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। तो यहाँ पे क्या है पहले इफ़ N1 ग्रेटर N3, N1 कितना है 10 ग्रेटर N3, N3 कितना है 5। 10 को कंपेयर करेंगे 5 से, क्या 10 बड़ा है 5 से, ये भी कंडीशन ट्रू है, ये भी कंडीशन आपकी ट्रू हो जाएगी। और ट्रू होने पे हमारा इफ ब्लॉक चलेगा और इफ ब्लॉक के अंदर है हमारा लिखा हो डिस्प्ले N1 इज ग्रेटेस्ट नंबर। N1 मीन्स 10 इज ग्रेटेस्ट नंबर, ये हमारा प्रिंट कर देगा और ये इस ब्लॉक में इंटर नहीं करेगा और अंत में स्टेप नंबर 5 पे जाएगा और वहाँ पे हमारी एल्गोरिथम स्टॉप हो जाएगी। तो इस प्रकार से यह N1, N2, N3 मीन्स है N1 को ही हमारी एल्गोरिथम ग्रेटेस्ट नंबर बताएगी। और यदि हम N1 को 5 लेते हैं, N2 को 7 लेते हैं और N3 को 10 लेते हैं, इस केस में हम कैसे हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा आइए देखते हैं। स्टेप नंबर 4 से चलते हैं। इफ़ N1 ग्रेटर देन N2, N1 कितना है 5, N2 कितना है 7, 5 बड़ा है 7 से, कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स, कंडीशन हो जाएगी यहाँ पे आपकी फॉल्स। फॉल्स केस में यह इफ ब्लॉक में नहीं जाएगा, इफ ब्लॉक में नहीं जाएगा, ये जाएगा आपके एल्स ब्लॉक में, ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा। यहाँ पे लिखा हुआ है एल्स ब्लॉक के अंदर इफ़ N2 ग्रेटर देन N3, N2 कितना है 7, 7 ग्रेटर देन 10 है क्या, 7 10 से बड़ा है क्या, नहीं, कंडीशन हो जाएगी यहाँ पे आपकी फॉल्स, कंडीशन हो जाएगी फॉल्स। तो ये जाएगा हमारा एल्स ब्लॉक में, इस ब्लॉक में जाएगा और यहाँ पे प्रिंट कर देगा N3 इज ग्रेटेस्ट नंबर। N3 कितना है 10, तो प्रिंट हो जाएगा हमारी स्क्रीन के ऊपर 10 इज ग्रेटेस्ट नंबर। और अंत में हमारा स्टेप 5 स्टॉप, हमारी एल्गोरिथम समाप्त हो जाएगी। अब आइए चलते हैं नेक्स्ट वैल्यू लेकर देखते हैं। इफ़ N1 को लिया हमने 5, N2 को लिया 10 और N3 को लिया 7। तो आइए देखते हैं कैसे अब एग्जीक्यूट होगा हमारा कोड। सबसे पहले हम जाएंगे स्टेप नंबर 4 पे। इफ़ N1 ग्रेटर देन N2, N1 कितना है 5, ग्रेटर देन N2 कितना है 10, N2 कितना है 10, कंडीशन हो जाएगी हमारी फॉल्स, 5 10 से तो बड़ा नहीं है, तो कंडीशन हो जाएगी यहाँ पे फॉल्स। तो इफ ब्लॉक हमारा एग्जीक्यूट नहीं होगा। हम जाएंगे एल्स ब्लॉक में, इस ब्लॉक में जाएंगे, यहाँ पे सबसे पहले लिखा हुआ इफ़ N2 ग्रेटर देन N3, N2 कितना है 10,
ग्रेटर देन 7। क्या 10 10 से बड़ा है? कंडीशन हो जाएगी ट्रू, कंडीशन ट्रू हो जाएगी आपकी। तो ये इफ ब्लॉक के अंदर जाएगा और डिस्प्ले कर देगा n2 इज ग्रेटेस्ट नंबर। n2 कितना है? 10, 10 इज ग्रेटेस्ट नंबर। और हमारा यहाँ पे इल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा। और फाइनली हम पहुँच जाएंगे स्टेप नंबर 5 पे और हमारा प्रोग्राम हो जाएगा, हमारी एल्गोरिथम स्टॉप हो जाएगी। तो इस प्रकार से हमने हमारी एल्गोरिथम समाप्त हुई। तो यहाँ पे हमने कुल 7 एग्जाम्पल को डिस्कस किए और कुछ एग्जाम्पल्स हम लूपिंग के ऊपर नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। देन थैंक यू।